हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुज कुमार और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मानव शरीर एवं अंगों के कार्य। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, मानव शरीर और अंगों का कार्य यहां पे आज आपको टॉपिक दे रखा है। तो मैं आज इसी के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा कि आपके शरीर में या मानव शरीर में जो भी अंग पाए जाते हैं किस तरीके से कार्य करते हैं और वो हमारे शरीर में किस तरीके की भूमिका निभाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ और सुचारू रूप से कार्य कर सकें। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे अंग तंत्र पाए जाते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी को अच्छे से यानी सुचारू रूप से कार्य करवाने में सफल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके बहुत से अंग तंत्र दे रखे हैं जो कि हमारी बॉडी को उचित रूप से एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो कौन कौन से अंग तंत्र हैं तो देखते हैं। ओके, तो ये है, पहला है पाचन तंत्र जो कि पाचन प्रक्रिया में योगदान देता है। श्वसन तंत्र जैसे फेफड़ा, इन सबसे संबंधित। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी रक्त की आवागमन वगैरह, इन सब का जो अध्ययन होगा रक्त परिसंचरण तंत्र में होगा। उत्सर्जी तंत्र जैसे मल का त्याग करना या फिर यूरिन का त्याग करना या जो भी आपके टॉक्सिक पदार्थ हैं उन सबको बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जी तंत्र हो गया। अतंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन से संबंधित अध्ययन। जनन तंत्र, जनन से संबंधित बातें। और पेशी तंत्र, आपके पेशीय जैसे कि आपका हो गया मसल्स वगैरह हो गए, उन सबसे संबंधित बातें। और कंकाल्स यानी कि आपके स्केलेटल्स यानी हड्डियों के ढांचे, स्ट्रक्चर, हड्डी किन से मिलकर बना हुआ है, ये सब आपके शरीर में किस तरीके से काम कर रहे हैं और आपके शरीर को अच्छे से कैसे चला रहे हैं, तो इन सब का अध्ययन हम करेंगे। तो इसमें पहला आपका दे रखा है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे आपका है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें पाचन की प्रक्रिया होती है। तो यानी कि भोजन का पचना, ये सब पाचन के अंतर्गत आता है। भोजन का पचना, अवशोषण होना, फिर उसके बाद एनर्जी मिलना, ये सब पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो पाचन तंत्र में पहला टॉपिक आपको दे रखा है पाचन। तो पाचन क्या होता है, पहले तो यही जानना बहुत बड़ी चीज़ है। तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं। मान लीजिए यह है हमारी रोटी, ठीक है। अब इस रोटी को छोटे छोटे भागों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही पाचन कहेंगे। तो हम इस रोटी को तोड़ तोड़ कर खाते हैं यानी मुंह में इंटेक करते हैं। जब हम इसको कूचते हैं तो यह टूटता जाता है, छोटे छोटे अणुओं में टूटेगा। तो जब छोटे छोटे अणुओं में टूटना शुरू कर दिया तो इसे हम बोलेंगे पाचन। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जीव एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े बड़े अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर शरीर के अवशोषण योग्य बना देता है, उस प्रक्रिया को हम पाचन के नाम से जानते हैं। और ये बड़े अणु कौन होते हैं? ये बड़े अणु होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। यानी हमारी बॉडी जो बड़े अणु होते हैं जैसे कि खाद्य पदार्थ वगैरह, इन सबको एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। और तोड़ करके इसको अवशोषण के योग्य बना देता है, जिससे कि हमारा शरीर खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन इन सब का अवशोषण करके सुचारू रूप से काम कर सके। और बड़े अणु जिनको तोड़ता है वो हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीन हो सकते हैं। और टूटने के बाद जो सरल अणु बनता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज बन जाता है, वसा टूटता है तो वसी एसिड, ग्लिसरॉल टूटता है तो एमिनो एसिड, या प्रोटीन टूटता है तो एमिनो एसिड बना लेता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंग। तो पाचन तंत्र में आपके कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, इन सब के बारे में अब हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो जिसमें आपको पहला वाला दे रखा है मुंह। तो मुंह में आपके लार ग्रंथियाँ होती हैं और इन लार ग्रंथियों में अमाइलेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है। मुंह में लार ग्रंथि होती है और लार ग्रंथियों से लार आता है और आपका लार में अमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो कि पाचन में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाचन की प्रक्रिया मुंह में भोजन को चबाने के साथ ही स्टार्ट हो जाती है
और लार भोजन में ठीक ढंग से मिल जाती है, जो भोजन को पचाने में मदद करती है। भोजन को मुंह में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो होता क्या है इसमें, मुंह में हमारी कुछ लार ग्रंथियाँ होती हैं, और एक्चुअली मुंह में नहीं, थोड़ा सा अगल बगल होती हैं, ठीक है ना। तो उस लार ग्रंथियों से लार आता है हमारे मुंह में, और जो लार आता है उस लार में होता है भाई अमाइलेज नामक एंजाइम, और यही पचाने का काम करता है अमाइलेज नामक एंजाइम ही। तो जितना ज़्यादा लार आएगा उतने ही ज़्यादा उसमें अमाइलेज एंजाइम होगा, और चबाने के दौरान लार अच्छे से भोजन में मिल जाता है। तो हमारा टारगेट लार को भोजन में मिलाना नहीं है, हमारा टारगेट है अमाइलेज एंजाइम को भोजन में मिलाना, क्योंकि यही डाइजेस्ट करवाएगा भोजन को। तो लार, क्योंकि यह लार के साथ आता है, तो हम अमाइलेज को तो पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कम है कि ज़्यादा है पता नहीं। तो इसलिए हम लार को जितना अच्छे से मिलाएंगे उतना ही अच्छे से अमाइलेज भी मिल जाएगा। तो इसलिए हम बहुत अच्छे से चबाते हैं, और डॉक्टर अच्छे से भोजन को चबाकर खाने की सलाह देते हैं। इसलिए डाइजेशन सुचारू रूप से होता है जो चबाकर खाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे यहाँ पे दे रखा है आपकी, हमारे मुंह में 600 लार ग्रंथियाँ होती हैं भाई, 600 लार ग्रंथियाँ होती हैं, और 3 जोड़ी मुख्य लार ग्रंथियाँ होती हैं। यानी कि कुछ ऐसी लार ग्रंथियाँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वो है आपकी सबमंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड लार ग्रंथि। तो जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है शरीर की, और यह तीन के तीनों आपके चित्र के अनुसार यहाँ फिगर में दिखाया गया है कौन कहाँ पर पाया जाता है। तो जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है आपकी कान के ठीक बगल में होती है, आगे की साइड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में। और सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ये है, तो सबलिंगुअल वाली लार ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है, तो ठीक आपके दाढ़ के सामने और जीवा के नीचे। और सब मंडिबुलर होता है जो थोड़ा सा अंदर की साइड में होता है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर पे देख पा रहे हैं, ठुड्डी के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पाया जाता है। तो लार में आपका 98% पानी तथा 1.5% एंजाइम्स होते हैं। यानी कि जैसा कि हमने पीछे बताया था आपको कि जितने ज़्यादा लार मिलाएंगे उतने ज़्यादा आपके अमाइलेज अच्छे से मिलेंगे इसमें। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि कितना कम है एंजाइम्स, 1.5% एंजाइम है, और लार 98%। दैट मीन्स उसमें पानी की मात्रा 98% है, तो पानी ही तो होता है बिल्कुल लार। तो यदि हम अच्छे से चबा चबा के खाएंगे तो 1.5% जो एंजाइम होता है अच्छे से भोजन के प्रत्येक अणुओं से मिल जाएगा, जो कि डाइजेस्ट बेहतरीन तरीके से होगा, हमें डाइजेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें 98% पानी होता है और 1.5% आपका एंजाइम्स होते हैं। तो जो लार का मीडियम होता है वो होता है एसिडिक, और इसका पीएच वैल्यू होता है 6 से 7 के बीच में। लार में आपका कार्बोनेट आयन पाया जाता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं लार में मुंह में कितनी ग्रंथियाँ होती हैं। 600 लार ग्रंथियाँ होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के नाम बताइए, सबमंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्रंथि। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। लार में कितना परसेंट पानी पाया जाता है, 98% पानी होता है। कितना परसेंट एंजाइम होता है, 1.5% एंजाइम होता है। और लार का मीडियम क्या होता है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होता है। तो भाई ये थोड़ा सा एसिडिक होता है। यदि एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, जो भी है, तो इनका पीएच स्केल पर कुछ पीएच वैल्यू होगा। तो यह वैल्यू आपका है 6 से 7 के बीच में, जो यह बता रहा है कि थोड़ा सा एसिडिक मीडियम है लार का। लार में कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, CO3-, ये आयन्स आपके पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम यकृत के बारे में अध्ययन करेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा पार्ट है ये सब, और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान दीजिएगा। तो यकृत हमारे शरीर में डायाफ्राम के ठीक नीचे दाहिने साइड में पाया जाता है। तो मान लीजिए यह आपकी ह्यूमन बॉडी है, यह है ह्यूमन बॉडी। हाइपोथेटिकली सोचिएगा, शायद डिजाइन अच्छे से ना बन पाए, तो ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ आपका ये है आपकी पसलियाँ, ये आपकी पसलियाँ, पसली जिसमें लंग्स सुरक्षित रहता है वो पसली। तो पसली के ठीक नीचे वाली एरिया जिसमें हड्डी उड्डी नहीं होता है, मांसी होता है सब, तो अंगतंत्र होते हैं एक्चुअली। तो उसके ठीक नीचे ये आप मानते हैं इसको दायां, यदि इसको मानते हैं बायां,
तो इस दाहिने साइड में आपका होता है यकृत, जो कि 1.5 दैट मीन्स 1.5 किलो या 1.5 किलोग्राम भार का वहीं पे टिका होता है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, और यह शरीर में हमारे उदर गुहा में डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। यकृत कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के द्रव का स्राव करती हैं जिसका नाम है पित्रस। यकृत विशेष प्रकार की एक द्रव का स्राव करती हैं जिसका नाम है पित्रस, और यदि शरीर में पित्रस की मात्रा या बाइलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो जॉन्डिस होने का खतरा होता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम यकृत के कार्य के बारे में देखते हैं। आखिर यकृत कौन कौन से कार्य करता है। तो यकृत जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, शरीर में यूरिया का निर्माण करता है, रक्त के ताप को नियंत्रित करता है। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, रक्त का ताप कौन नियंत्रित करता है, तो यकृत नियंत्रित करता है। पित्त रस का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। फैटी एसिड को फैट में कौन बदलता है, यकृत बदलता है। और रुधिर प्रोटीनों का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। तो आगे यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है जिसका नाम है अग्न्याशय, सॉरी एक्चुअली हो नहीं पा रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है अग्न्याशय के बारे में, अग्न्याशय, ठीक है। तो क्योंकि यह यकृत से जुड़ा हुआ पार्ट होता है तो अग्न्याशय के बारे में पढ़ना थोड़ा जरूरी है हम लोगों को। यह ग्रंथि अमाशय के अधर तल में स्थित होती है। अग्न्याशय जो होता है जस्ट ये मान लीजिए आपका हो गया, यह हो गया मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं उसको, अमाशय, ठीक है ना। ये हो गया अमाशय आपका। तो अमाशय में ठीक यहाँ पे अमाशय में ही इस वाले पार्ट में आपका हो गया अग्न्याशय। जैसे कि यहीं पर हूबहू यहाँ पे आपका हो गया अग्न्याशय, बिल्कुल पत्ती के समान होता है, यूँ समझिए पत्ती के समान होता है। तो जैसे भी है यहाँ पे आपका वो हो गया, हाँ यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे हो गया आपका यकृत। तो यकृत से इसका कनेक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अग्न्याशय के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। तो अग्न्याशय जो होता है हमारे अमाशय यानी अमाशय के ठीक निचले सिरे में स्थित होता है और पत्ती के समान इसकी संरचना होती है। और यह चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा होता है जिसका नाम होता है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है इसका और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसका नाम होता है पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम नाम होता है। इस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम, जो अग्न्याशय को चारों तरफ से घेर रहता है। अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा अग्न्याशयी रस निकलता है। भाई अग्न्याशय है तो कौन सा रस निकलेगा, अग्न्याशयी रस निकलेगा, जिसमें कौन क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन, अमाइलो एप्सिन और स्टीएप्सिन। क्या होता है, 3 चीज होता है, ट्रिप्सिन, अमाइलो एप्सिन और स्टीएप्सिन होता है। जो पदार्थ यही सब जो पाए जाते हैं ना, ये भोज्य पदार्थ को पचाने में मदद करते हैं। ट्रिप्सिन, अमाइलो एप्सिन और स्टीएप्सिन पदार्थ पाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थ को पचाने में हमारी मदद करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका जीभ, ठीक। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पे, जीभ इतना बड़ा शह है। तो इस वाले में हमने कुछ पार्ट आपको दिखाए हैं, जो बिटर वाला एरिया है और शोर का एरिया है, सल्टी का एरिया और स्वीट का एरिया, और यह स्वादहीन है एरिया है। इसमें स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जो हम स्वाद पता करते हैं कि कौन सा स्वाद कैसा है, तो उसमें कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं आपके जीभ में जो हमारी मदद करती हैं कि भाई ये चीज़ कड़वा है या खट्टा है या मीठा है या फलाना है ढिकाना है, जो भी है, ठीक है ना। तो वो ऐसे ऐसे होता है। तो आइए देखते हैं, आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं भाई नमक चाहिए हमको, तो नमक का मुख्य कार्य होता है भोजन को स्वाद देना। तो भोजन को स्वाद देने के लिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं या लवण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो भोजन को स्वाद देने के लिए हम लवण या नमक का इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा इसको हटा दें हम, तो उसके बाद फिर बताते हैं आपको। 1 मिनट ओके, तो हो गया यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। लवण के स्वाद को पहचानने के लिए जीभ पर 9000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, इस जीभ पर ही, इस वाले एरिया में 9000 स्वाद कलिकाएं होती हैं।
इन सब के माध्यम से हम स्वाद का पता लगा पाते हैं कि जो हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं वह कड़वा है, मीठा है कि नमकीन है कि खट्टा है, क्या है। ठीक है, तो हम जीभ पे जब कोई भी खाद्य पदार्थ पता करते हैं, जब भी हम खाद्य पदार्थ का स्वाद पता करते हैं तो किस जगह पर कौन सा स्वाद आता है हमें, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। तो जो हमारा ये आगे वाला बिल्कुल एरिया है, यह यहाँ पे आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया बिल्कुल आगे वाला एरिया आपको मीठा, क्योंकि मीठे की टेस्टिंग के लिए हम बस जीभ से थोड़ा सा ही टच करते हैं तो हमें पता चलता है भाई ये मीठा है। ठीक है ना, तो आगे वाला एरिया है, ये रीजन आपको बताएगा कि ये वाला एरिया आपको मीठा का ज्ञान देता है, यानी कि मीठा लग रहा है अच्छी। ठीक है ना, और ठीक इसके अगल बगल की बात कर रहे हैं, केवल बगल की नहीं, अगल बगल की, इस बगल भी, इधर भी और इधर भी, ये है आपका साल्टी। ठीक है ना, थोड़ा सा भाई नमकीन, है ना, नमकीन आपको कहाँ से पता चलेगा, साल्ट। तो यह बिल्कुल सामने फ्रंट के थोड़ा सा अगल बगल के एरिया में आपका साल्टी है। जैसे ही साल्टी वाले रीजन के थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका शोर। ठीक है, तो शोर यानी कि यहाँ पे आपका शोर वाला स्वाद मिलेगा। तो यह ग्रीन वाला जो रीजन है यह बताएगा कि आपका कितना ज़्यादा, यानी कि खट्टा है, जैसे खट्टापन होता है, दही खा लिए हम तो कितना खट्टा है, तो इन सब का थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है ना, और जो बिल्कुल पीछे वाला भाग है ये बताएगा, बिल्कुल पीछे वाला भाग कहेगा भैया कड़वा का अध्ययन करवाएगा, यानी कि जब हम जैसे नीम का पत्ती खा लिए, तीखा होता है एक्चुअली, कड़वा थोड़ा सा लगता है, करेला हो गया कड़वा होता है। तो बिल्कुल जब पीछे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो हम पे पता चलेगा भाई कि ये चीज़ कड़वा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल पीछे वाला कड़वा बताएगा, बिल्कुल सामने वाला मीठा। ठीक, ये क्लियर हो गया। और मीठा वाला जो रीजन है उसके अगल बगल का साइड देगा साल्टी, नमकीन। तो अब चौथा आपका बचा है पासो वाला, सॉरी मध्य वाला क्षेत्र। तो मध्य वाला क्षेत्र जो हो गया वो आपका खट्टा बताएगा कि इस रीजन में ये जो हम खा रहे हैं वह खट्टा लग रहा है। ठीक है, तो यह वाला एरिया आपका खट्टा बताएगा, यहाँ का यह होगा खट्टा वाला एरिया, ये हो गया मीठा वाला एरिया, ये नमकीन हो गया। तो इस प्रकार से खट्टा यदि इस बगल है तो खट्टा इस वाले साइड में भी होगा, नमकीन इस बगल है तो नमकीन इस साइड में भी होगा, साल्ट इस बगल है तो साल्टी, सॉरी। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।